मैं भोपाल से पुणे जा रही थी। सुबह के वक्त मैं बस में बैठ गई। भोपाल से पुणे पहुंचने में तकरीबन 16 घंटे लगते हैं। मुझे ट्रेन से सफ़र करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा बस से जाना तय करती हूँ। जब मैं भोपाल की बस स्टैंड से बस में बैठी तो वहाँ कोई ख़ास भीड़ नहीं थी। मुझे खिड़की के पास की सीट मिली और मैं आराम से बैठ गई। लेकिन मेरे मन में एक बड़ी तशवीश थी। मेरे शौहर चंद साल पहले भोपाल में ट्रांसफ़र होने के बाद अब वहाँ रहने लगे थे। जब वो पहली बार सामान लेकर भोपाल गए तो मैंने उनसे साथ जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि सुनीता फ़िक्र ना करो, चंद महीनों में मैं वहाँ सेटल हो जाऊँगा, फिर तुम्हें ले आऊँगा। लेकिन वो मुझे कभी नहीं ले गए। मैंने कई बार उन्हें मुझे कभी नहीं ले गए। मैंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं यहाँ बेवी हैं, अलग रहना ठीक नहीं है, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनके भोपाल जाने के बाद उनका रवैया आहिस्ता-आहिस्ता बदलने लगा। शुरू में वो मुझे हफ्ते में एक बार फ़ोन करते थे, फिर महीने में एक बार और अब तो वो 6 महीनों में फ़ोन करने लगे थे। फिर मुझे एक रिश्तेदार से एक चौंकाने वाली खबर मिली। भोपाल में मेरे शौहर ने दूसरी औरत से शादी कर ली है और वो इसके साथ रह रहे हैं। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया। इसीलिए मैंने सच जानने के लिए भोपाल जाने का फैसला किया। भोपाल पहुंचने के बाद मैंने चपके से पूछगछ की और जो मैंने सुना था वो सच निकला। मेरा शौहर वाकई एक दूसरी औरत के साथ रह रहे थे और उनका एक बच्चा भी हो गया था। ये सब मैंने दौर से ही देखा। उनसे मिलने या बात करने की मेरी ख्वाहिश नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगा कि उनसे मिलकर कुछ नहीं होगा। मैं बहुत मायूस हो गई थी। पिछले कुछ सालों में मैंने उन पर कितना भरोसा किया और उनकी यादों में अपनी ज़िंदगी बसर की थी। एक दिन वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे, इस उम्मीद में मैंने कितने साल गुजारे थे। लेकिन उन्होंने मुझे जो धोखा दिया उसे देखकर मेरे दिल पर बड़ा सदमा हुआ। मैं अपनी सेट पर अकेली बैठी हुई थी। मेरी सेट 2 लोगों के लिए थी, लेकिन बस में काफ़ी जगह होने की वजह से कुछ वक्त के लिए मेरी सेट खाली रही। अगले एक स्टेशन पर बस रकी और कुछ लोग चढ़े। उनमें से एक मर्द मेरे पास आकर बैठ गया। बस में बैठे-बैठे काफ़ी वक्त गुजर चुका था और मुझे थकावट महसूस होने लगी थी। दोपहर के करीब होंगे और मुझे प्यास भी लग रही थी। इसीलिए मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली, लेकिन बोतल में पानी ख़त्म हो चुका था। मैं बोतल वापस रख रही थी। तभी मेरे पास बैठे इस आदमी ने देखा कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन मेरी बोतल का पानी ख़त्म हो गया था। उसने कहा, मैडम आपको पानी चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने बैग से एक पानी की बोतल निकालकर मेरे हाथ में दे दी। मैंने थोड़े घोंट पानी पिया और वो बोतल उसे वापस कर दी। मैंने उसे शुक्रिया अदा किया। अब शाम के करीब-करीब 7-8 बजे होंगे। बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। मैंने उससे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने बताया, मैं पुणे जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी पुणे जा रही हूँ। ये सुनकर उसे थोड़ा हैरत हुई और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट भी आई। उसने बताया कि वो भोपाल में काम करता है और इंजीनियर है। सर्दियों के दिन थे और जैसे-जैसे शाम बढ़ रही थी, माहौल में काफ़ी ठंड बढ़ रही थी। मैंने अपनी खिड़की का शीशा बंद कर दिया, लेकिन कुछ मुसाफिरों ने खिड़की खुली रखी थी, जिसकी वजह से ठंडी हुआ बस में आ रही थी। मुझे बहुत ठंड लगने लगी। मैंने स्वेटर तो पहन रखा था, लेकिन जल्दी-जल्दी में शॉल लाना भूल गई थी, जिसका मुझे बहुत अफसोस था। अब रात के 10 बज चुके थे और ठंड बहुत बढ़ गई थी। बस के अंदर की लाइट भी बंद हो गई। मैं ठंड से कांप रही थी। मेरे पास बैठे आदमी ने अपने बैग से एक शॉल निकालकर पहन ली थी। मुझे देखकर उसे समझ आ गया होगा कि मुझे ठंड लग रही है।
लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं खुद पर ही नाराज हो रही थी कि इतने लंबे सफर पर जा रही हूं और शॉल लेना भूल गई। रात तकरीबन 12 बजे बस एक ढाबे पर रखी। मैंने तय किया कि गरम गरम चाय पीकर थोड़ी गर्मी हासिल करूंगी। चाय लेते वक्त वो आदमी भी नीचे उतरा। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसके पास जाकर थोड़ा मुस्कुराते हुए पूछा, आप भी चाय लीजिए। उसने कहा, ठीक है। मैंने उसके लिए भी चाय मंगवाई। हम दोनों ने साथ साथ चाय पी और थोड़ी बातचीत भी हुई। चाय पीने के बाद फिर से बस में बैठ गए। गाड़ी चलने लगी, लेकिन अब रात का 1 बज चुका था और ठंड और भी बढ़ गई थी। मुझे फिर से पहले की तरह ठंड लगने लगी। इस आदमी ने कहा, मैडम, अगर आपको कोई परवाह नहीं है तो मैं अपनी शॉल आपको दे सकता हूं। उसने अपनी शॉल उतार कर मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे भी ठंड लग रही थी। मुझे लगा कि इसके लिए ये ठीक नहीं होगा, लेकिन वो बहुत इसरार कर रहा था। मैंने कहा, आप मुझे शाल दे रहे हैं, लेकिन आपको भी तो ठंड लग रही होगी। इसने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। फिर मैंने कहा, नहीं, आप खुद को परेशान मत कीजिए। थोड़ी देर तक मैं वहीं ठंड से कानपती रही। तब इसने कहा, मैडम, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम दोनों मिलकर इस शॉल को आधा आधा ओढ़ सकते हैं। इससे हम दोनों थोड़ा सा ठंड से बच सकेंगे। मैंने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, क्योंकि अब ठंड बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। इसने अपनी शॉल आधी अतारी और मुझे दे दी। वो थोड़ा करीब हो गया और मैं भी थोड़ी इसकी झक झक गई। हम दोनों ने शॉल को आधा आधा ओढ़ लिया और सफर फिर से शुरू हुआ। अब रात का 2 बज गया था। कुछ घंटों में हम पुणे पहुंचने वाले थे। शॉल की वजह से मेरी ठंड कुछ कम हो गई थी, लेकिन हम इतने करीब थे कि इसके जिस्म की गर्माहट से मुझे काफी राहत मिल रही थी। थोड़ी देर बैठे रहने पर वो थोड़ा बेचैन हुआ और बोला, मैडम, मेरा हाथ थोड़ा जाम हो गया है। क्या मैं आपके कंधे पर हाथ रख सकता हूं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है? मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसने अपना बाएं हाथ मेरे कंधे पर रखा, जिससे हम और भी करीब आ गए। मैंने इसे शुक्रिया दिया और कहा, अच्छा हुआ कि आपने मुझे शॉल दी, वरना इस ठंड में मुझे बहुत दिक्कत होती। इसने मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है और मुझे मदद करना हमेशा पसंद है। मुझे इसका रवैया बहुत पसंद आया। इसीलिए मैंने इससे पूछा, आपका नाम क्या है? इसने जवाब दिया, मेरा नाम कनाल है। मैंने कहा, मेरा नाम सुनीता है। इसने हंसते हुए कहा, अच्छा नाम है। मैं थोड़ी शर्मा गई और मैंने कहा, थैंक यू। हम इतने करीब बैठे थे कि आसपास के लोगों को लगता था जैसे हम मियां बीवी हैं। कनाल बोला, मुझे बस से सफ़र करने की आदत नहीं है। मैं हमेशा ट्रेन से ही जाता हूँ, लेकिन आज पहली बार बस से सफ़र कर रहा हूँ। मुझे बस में सफ़र करना बहुत बोरिंग लगता है। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसा है क्या? मुझे तो बस से सफ़र करना बहुत पसंद है। फिर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर देखा और बोला, अब 2 बज चुके हैं। कुछ ही देर में गाड़ी पुणे पहुंचने वाली है। उसके चेहरे पर थोड़ी थकावट दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो पुरसुकून और खुश था। उसने मोबाइल में गाना लगाकर ब्लूटूथ से सुनना शुरू कर दिया। कुछ देर गाना सुनने के बाद वो मेरी तरफ मुड़कर बोला, सुनीता, मुझे गाड़ी की हल्की सी आवाज़ सुनते ही नींद आने लगती है। उसके कंधे पर सर रखकर मुझे एक तरह की सिक्योरिटी और सुकून महसूस हो रहा था। कुछ वक्त बाद गाड़ी पुणे पहुंच गई। उसने मुझे हल्के से आवाज़ देकर जगाया, लेकिन मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मैं जाग नहीं पाई। फिर उसने आहिस्ता से मेरी पेट पर थपकी मारकर मुझे उठाया। मैं तेजी से उठ गई। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कुराहट थी। उसने बोला, सॉरी, लेकिन पुणे आ गया है। आप नींद में थी, उसी लिए जगाया, वरना आपका स्टॉप छूट जाता।
मैंने उसे देखते हुए हंसते हुए कहा, थैंक यू। अच्छा हुआ आपने मुझे जगाया, वरना सच में मुझे परेशानी हो जाती। इसने मुझसे पूछा, आपको कहाँ उतरना है? मैंने कहा, वो थोड़ा चौंक कर बोला, सच में? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ सच में मुझे भी वहां उतरना है। अब मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि हमारा सफर कितना एक जैसा था। करीब रात के 4 बजे बस स्टॉप पर रखी। हम दोनों नीचे उतर गए। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था और सड़क पर कुछ ही गाड़ियां दिखाई दे रही थीं। मैंने तय किया कि यहाँ से मैं रक्षा लेकर घर जाऊंगी, लेकिन इस वक्त रक्षा मिलना बहुत मुश्किल था। कनाल अब भी मेरे पास खड़ा था। मैंने पूछा, आपको कहाँ जाना है? कौन सी कॉलोनी है आपकी? इसने जवाब दिया, नहीं, मेरा घर यहाँ पास में ही है। मैं बस रक्षा मिलने तक आपके साथ रख गया हूँ। इसकी इस बात ने मुझे उसका बहुत बहुत एहतराम बढ़ा दिया। मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। अब तकरीबन 4 बजे थे और न तो रक्षा मिल रही थी और न ही कोई गाड़ी। फिर उसने कहा, सुनीता, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो क्या आप मेरे घर चलेंगी? मेरा घर यहाँ पास में है और बहुत रात हो चुकी है। यहाँ ज़्यादा देर ठहरना मुझे महफूज नहीं लग रहा। मैंने थोड़ी देर सोचा। वो महज़ब लग रहा था और इसका रवैया भी बहुत अच्छा था। मैंने इस पर भरोसा करते हुए कहा, ठीक है, चलिए। हम दोनों अपनी अपनी बैग्स लेकर चलने लगे। रास्ते की खामोशी में हम दोनों ने ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन इसके साथ चलने में मुझे एक तरह का सुकून मिल रहा था। कुछ देर चलने के बाद हम एक सादे से घर के सामने पहुंचे। इसने अपनी जेब से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला। हम अंदर गए। इसका घर बड़ा नहीं था, लेकिन 2 कमरों का छोटा सा लेकिन साफ सुथरा घर था। इसने कहा, सुनीता जी, मेरे घर में आपका खैर मुकद्दम है। मैंने थोड़ी शर्मीली आवाज में कहा, शुक्रिया। इसने बताया, मैं यहाँ बहुत कम वक्त रहता हूँ। मेरा काम भोपाल में ज़्यादा होता है, इसलिए कुछ दिन भोपाल में और कुछ दिन यहाँ रहता हूँ। मैंने कहा, आपका घर बहुत अच्छा है, कनाल जी। इसने कहा, शुक्रिया सुनीता जी। आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सोऊंगा। मैंने फौरन कहा, नहीं नहीं, आप बेड पर सोइए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। वो पुख्तगी से बोला, ऐसा नहीं होगा, आप मेरे घर की मेहमान हैं। मैंने हार मानकर कहा, अगर आपको बेड पर सोने नहीं दूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कनाल ने मुझे अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया और हम दोनों अपनी अपनी जगह सो गए। सफ़र की थकावट की वजह से मुझे जल्दी ही नींद आ गई। इस रात की बातें और उसके महज़ब रवैये ने मेरे दिल पर एक मुख्तलिफ ही मस्बत असर डाला था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने चारों तरफ देखा। सामने दीवार पर एक घड़ी लटकी हुई थी और सुबह के 7 बज रहे थे। मैंने देखा कि किनाल जी उठ चुके थे और घर में कुछ सफाई कर रहे थे। घर में थोड़ी बहुत गंदगी थी और वो उसे साफ कर रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए गुड मॉर्निंग कहा और बाथरूम की तरफ इशारा किया। मैं बाथरूम में गई।